हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी जम के कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इतिहास कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैश्वीकरण। अभी हमारा बच्चों वैश्वीकरण क्या होता है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। तो बच्चों, जो वैश्वीकरण होता है ये विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में रखते हैं। वैश्वीकरण का मतलब यही है। वैश्वीकरण मतलब इस विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में रखते हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और जैसा कि आप देख पाए लिखा है, वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण, यानी कि एक देश से दूसरे देश जाना वैश्वीकरण कहलाता है। इसका अर्थ यही है बच्चों, यही बोली रहा है कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों, नौकरियों का एक दूसरे देश से तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वैश्विक दुनिया के वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश में और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का इसके बारे में पढ़ते हैं अब। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचनाओं और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। अब ये हम देखेंगे प्राचीन काल में क्या क्या हुआ। प्राचीन काल में यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने जान अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार और आविष्कार, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियाँ भी ले गए। 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा। रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप में गहरे फैल गया। रेशम मार्ग, सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरी तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क मार्ग, ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, जो ये आपका रेशम मार्ग था यानी कि सिल्क रूट।
इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग। रेशम मार्ग सिल्क रूट की विशेषताएं। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। जो है सिल्क रूट था, इससे चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। भोजन की यात्रा। स्पैगेटी और आलू पढ़ेंगे। स्पैगेटी क्या होती है। स्पैगेटी नूडल्स चीन की देन है। नूडल किसकी देन है? चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवाइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पैगेटी। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोज लिया। यानी कि किसकी देन है? क्रिस्टोफर कोलंबस की देन है। आलू देखते हैं। आलू पर हम पढ़ते हैं। आलू के आने से यूरोप के लोगों की जिंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस परिस्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जी सकें। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल बर्बाद हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि आयरिश अकाल के नाम से क्या जाना जाता है। तो जो 1840 के दशक में अकाल पड़ा था उसे जाना जाता है। विजय बीमारी व्यापार। इसमें हम पढ़ेंगे विजय और बीमारी और व्यापार। अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिजों का अकूट भंडार था, यानी कि उसके पास बहुत मात्रा में खनिज उपलब्ध थे और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणु का प्रयोग विजेताओं ने जीतने के लिए कीटाणुओं का भी सहारा लिया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग अलग था, इसलिए
अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी, यानी कि उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे चेचक जो बीमारी थी उससे लड़ सकें। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वे अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर पाए। अब यूरोप की समस्याएं क्या थी? यूरोप की समस्याएं 19वीं शताब्दी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी से लोग मर रहे थे, भुखमरी से लोग मर रहे थे, बीमारी भी थी और धार्मिक टकराव भी होते रहते थे। धर्म में ही झगड़ा होता रहता था। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे, यानी कि जो धर्म के खिलाफ बोलता था उससे वो लोग लड़ाई कर देते थे। तो कुछ लोग थे वो धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के कारण अमेरिका भाग गए। उन्होंने अमेरिका में मिलने अवसरों अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया, यानी कि उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई, यानी वो काफ़ी अच्छे बने। 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था और दुनिया के बाकी हिस्सों में अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी की 1815 से 1914। 19वीं शताब्दी 1814 1815 से 1914। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण से अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान यानी कि लेन देन 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। यानी कि पहला प्रवाह व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूँ। पहला प्रवाह क्या था? व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूँ का। श्रम का प्रवाह यानी कि काम या रोजगार की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश जाते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर डालें। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। अब एक कॉर्न लॉ होता है, कॉर्न मतलब मक्के की फसल। 18वीं शताब्दी की आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में भी वृद्धि हुई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन के भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, यानी कि मक्के के आयात पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटा दिया गया।
जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन निर्यात किया। भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम बढ़े और कॉर्न लॉ के हटाने के बाद, यानी कॉर्न लॉ जब था तो क्या क्या समस्याएं थी? भोजन की मांग बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग बढ़ेगी और भोजन के दाम भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ हटाने के बाद यानी कि जब वो समाप्त हो गया तो कौन क्या क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि हुई, विकास का तेज होना, मतलब विकास बहुत तेजी से होने लगा और भोजन का अधिक भंडार हुआ। अब पढ़ेंगे तकनीक का योगदान। तकनीक का योगदान। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज हैं: रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह वो स्थान होते हैं जहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत होती है, जहाज खड़े होते हैं। स्टीम शिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के रूप पर नहीं स्टीम शिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। अब पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हो। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिलीं और अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गईं। अब पढ़ेंगे बच्चों रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। ये क्या थी? रिंडरपेस्ट बच्चों एक बीमारी थी जो जानवरों में फैला दी थी यूरोप के लोगों ने। रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। वह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली। रिंडरपेस्ट का प्रकोप अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। एरिट्रिया नहीं होगा जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा। एरिट्रिया नहीं होगा, ये आपका गलत है, यहाँ पे दिया है। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया, यानी कि 90% जो मवेशी थे वो मर गए। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास भाई वो मवेशी पालते थे, उन्हीं से उनका खाना पीना चलता रहता था। अब वो मर गए तो उनके पास वो कुछ तो रोजगार ढूंढेंगे ना। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खाना और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, यानी खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था।
इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अबे बंधुआ मजदूर क्या थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं, बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेज दिया जाता था। कई को सीलोन और मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे। इन मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। 1990 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ नहीं होगा भाई, बंधुआ होगा, बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। विदेश में भारतीय उद्यमी। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी, श्रॉफ और नटू कोटाई चेटियार का नाम आता है। वे दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत में उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। बाध्य मतलब कि यानी कि उनको मजबूर किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया और 1870 आते आते यह 3% ही रहेगा। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन
को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी परिस्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हितों में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था और भारत में रहने वाले अन्य ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, आप क्या पढ़ेंगे? महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में, और ये 1914 में लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता और एक और दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक पर सहयोगी थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गए, और विपरीत दिशा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन और तुर्की। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। युद्ध पढ़ेंगे युद्धकालीन रूपांतरण। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों से झकझोर कर रख दिया। लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। ज़्यादातर पुरुषों को युद्धों में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगीं। यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जो महिलाएं थी वो भी काम करने लगीं। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं भी करने लगीं। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी। युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के बाद क्या क्या सुधार हुए? जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, यानी युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के समय क्या क्या सुधार हुए पढ़ते हैं। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में लोग जब ब्रिटेन युद्ध व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्ज लद चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेजी आई थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई। युद्ध के साथ ब्रिटेन ने 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी
यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। पढ़ेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत, यानी कि अब लोग बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगे थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद झटकों में तेजी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। जो ये हेनरी फोर्ड है आपके, ये फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इसी तरह से बजाजी सामानों जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका में घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 2023 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू किया और सबसे विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। अब पढ़ेंगे महामंदी। ये बच्चों महामंदी 1929 में आई थी। महामंदी का अर्थ मतलब कि जब वस्तुओं की अधिक उत्पादन। आइए पढ़ते हैं महामंदी के बारे में। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे, यानी कि अधिक पैसा कमाने के लिए किसान जो थे वो अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। भारत और महामंदी। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं। भारत से गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण युद्धोत्तर काल। युद्ध के बाद के समझौते, यानी कि युद्ध के बाद कौन कौन से समझौते हुए। दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुए थे। पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधार पर चर्चा की गई और उन्होंने दो बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्हें नीचे दिया गया है। औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना, यानी कि बनाए रखना, बरकरार ना पड़ पाए तो बनाए रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना, पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। अब पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स समझौता। ये कब हुआ था? 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, इसी को बोलते हैं विनिमय। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO, यानी कि का फुल फॉर्म होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर, यानी कि नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश। ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO की मांग के लिए 77 या G77 का समूह, NIEO का भी मैंने फुल फॉर्म बताया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश यह एक ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। चीन में नई आर्थिक नीति। चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया। चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तह में लौट गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां हैं जो एक ही समय से कई देशों में काम करती हैं। MNC का विश्व व्यापारी प्रसार 1950 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता की थी, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था।
विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया। अब पढ़ते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार होता है। टैरिफ के बारे में पढ़ते हैं। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। विनिमय दरें वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें हैं, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। निष्कर्ष, पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में तेज से आर्थिक विकास हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 1 दिया है आपका, 17वीं शताब्दी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। 3 प्रवाह थे, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और वस्तुओं का प्रवाह। तो आइए पढ़ते हैं। चीन 15वीं शताब्दी तक बहुत सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने जैसे चांदी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। अमेरिका में जब यूरोपी जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुँचे, तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापारों को गति प्रदान की। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है? बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पूर्व आधुनिक दुनिया में बीमारी के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में मदद की, क्योंकि मूल निवासियों के पास यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। अमेरिका की खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ यानी कि उसने कई लोगों की जान ले ली। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपियन लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोगों में भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे समुदायों को खत्म कर डाला, विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये आपकी टिप्पणी करना है। निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये आप लोग करिएगा, ठीक है? इसको मैं नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है। तो इसी प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो, इनको रटने से काम नहीं चलेगा, इनको समझना पड़ेगा। और लिख के आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से माइंड में आपको अच्छे से घुस जाएगा, बैठ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अरुण सिंह राजपूत, उससे जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके हमारे चैनल को फॉलो करें।
टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और जितना हो सके उतना अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।